आप ना सीए फाउंडेशन की नाव में बैठे रह जाओगे और लॉ आपको डुबाता चला जाएगा। ठीक है, आपको आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखना है या लॉ की लैंग्वेज में ही लिखना है, सेक्शन नंबर लिखना है या नहीं लिखना है। Hi everyone, my name is Vaibhav Kumar Jha. I am a CA final student and I am currently doing my articles from EVA in the direct tax domain. So in the last video we discussed on the study strategy of CA Foundation Law कि कैसे आपको फाउंडेशन में लॉ को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ना है ताकि आप आराम से 60 प्लस या 80 प्लस स्कोर कर पाओ। लेकिन अगर आपको CA फाउंडेशन में 60 प्लस या 80 प्लस स्कोर करना है देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज आंसर राइटिंग। आप जो आंसर्स अपने पेपर में लिख के आ रहे हो इफ दे आर नॉट गुड इनफ फिर नहीं आता है आपके 60-80 नंबर। सो अगर आपको लॉ के आंसर्स लिखना आता है देन तो लॉ आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, लेकिन अगर आपको लॉ के आंसर्स लिखना नहीं आता तो उससे मुश्किल कोई चीज़ नहीं होने वाली आपके लिए। आप ना सीए फाउंडेशन की नाव में बैठे रह जाओगे और लॉ आपको डुबाता चला जाएगा। समझ रहे हो? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल विद एग्जांपल्स कि कैसे करनी है ये आंसर राइटिंग लॉ में, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है एंड फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं, और ये जो टॉपर्स लोग 70-80 नंबर लेके आ रहे हैं ये क्या करते हैं, ये क्या लिखते हैं, राइट? सो ये भी देखेंगे। सो बिना कोई टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द सो आंसर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू इंश्योर कि आपकी सी फाउंडेशन की बुक में जितने भी प्रोविजंस हैं वो आपको क्रिस्टल क्लियर है एंड उन प्रोविजंस में जितने भी की वर्ड्स हैं, की फ्रेजेस हैं वो आपने अच्छे से याद कर लिए हैं, राइट? बिकॉज दीज आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर योर आंसर राइटिंग। सही है, डन है, आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आंसर राइटिंग नाउ। सबसे पहले आता है आपका फॉर्मेट। अब आपके दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है, एक होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। सो द फॉर्मेट ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन गोज लाइक दिस। 3 पैराग्राफ में आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट इज प्रोविजन, सेकंड इज एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड थर्ड इज आपका कंक्लूजन। अब ये प्रोविजन किस चिड़िया का नाम है भाई? क्या है ये प्रोविजन? तो प्रोविजन सिंपली मीन्स लॉ, कानून। आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें सिचुएशन दे रखी है, उस पर लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, राइट? आपकी जो प्यारी सी बुक है ना सी फाउंडेशन की, उसमें जो चैप्टर्स दे रखे हैं उसके अंदर जो कंटेंट है ना, उसमें जो हेडिंग्स में चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या है? वो आपका प्रोविजन ही तो है। वही आपने पढ़ा है, वही समझा है, वही आपको अपने आंसर्स में लिखना है, राइट? सेकेंड पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है? एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस। कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है ना उसमें सिचुएशन दे रखी है, उसमें कुछ फैक्ट्स होंगे, वही आपको रीराइट करने हैं अपने सेकंड पैराग्राफ में, बट कुछ इस तरीके से लिखना है कि आप उसको एनालाइज करके बता रहे हो कि भाई ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने ब्रीच कर दिया, ए ने बी को ऑफर भेजा, बी ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर कुछ दिन बाद एक्सेप्ट कर लिया, फिर ए ने बोला नहीं मैं एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा। ये क्या कर रहे हो आप? एनालाइज कर रहे हो ना, यही करना है आपको सेकंड पैराग्राफ में। एंड फिर थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूड कर देना कि भाई इन लाइन विद द फैक्ट्स एंड प्रोविजंस ऑफ द केस ऐसा ऐसा कंक्लूजन निकल के आया है कि भाई लॉ ये कहता है तुम्हारे केस में ऐसा ऐसा हुआ, दोनों को अगर साथ में देखा जाए तो ये कंक्लूजन निकल के आता है, राइट? सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर कि आप लॉ में आंसर राइटिंग कैसे करते हो केस बेस्ड क्वेश्चन। अब ना इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको बेटर व्यू मिल सके कि आपको कैसे लिखने आंसर्स। ठीक है, लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल। अब मेरे सामने आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर खुला हुआ है। अब आंसर राइटिंग को बहुत सिंपल तरीके से समझने के लिए ना मैं आपको एक बहुत आसान सा एग्जांपल देके चल रहा हूँ। एग्जांपल 10 आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, विच स्टेट्स ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद ए डाइज एंड नाउ बी वांट्स कि ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बी का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें ऑन एज बिहाफ। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप प्रोविजन लिखोगे। प्रोविजन आपको ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का पैराग्राफ है, दिस इज प्रोविजन ओनली, इसी में से आपको प्रोविजन फ्रेम करना है अपनी लैंग्वेज में। तो आप कैसे लिखोगे? एज पर सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, या फिर अगर सेक्शन नंबर नहीं याद है तो एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, the legal representatives of a promisor are bound to perform the contract on his behalf. However, if such contract involves use of personal skills of the promisor or is founded personal consideration, then such contract comes to an end immediately on the death of the promisor. ठीक है, ये हो गया आपका प्रोविजन, यहीं से इसी पैराग्राफ से आपने फ्रेम कर लिया। अब सेकंड पैराग्राफ में आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, अब फैक्ट्स क्या थे केस के? ए ने बी को प्रॉमिस किया कि उसके लिए पिक्चर बनाएगा।
एंड उसके बाद ए की डेथ हो गई, अब बी चाहता है ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें ए के बिहाफ पे, राइट, दीज आर द फैक्ट्स। अब इसको आप देखो कैसे लिखोगे सेकंड पैराग्राफ में अपनी लैंग्वेज में एनालाइज करके। तो आप लिखोगे इन द इंस्टेंट केस ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, ठीक है, दिस प्रॉमिस मेड बाय ए टू बी is a contract which requires personal skills of A and it is supposed to be performed by A only. However, before the performance of contract, A dies and now B wants the legal representatives of A to perform the contract on his behalf. Right? ये हो गए आपके फैक्ट्स ऑफ द केस, वही लिखा है जो क्वेश्चन में लिखा था, बट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके उसको एनालाइज करके लिख दिया मैंने, है ना। अब थर्ड पैराग्राफ में आप कंक्लूड कर दो इसको कि इन लाइन विद द अबव फैक्ट्स एंड प्रोविजंस ऑफ द केस, the contract under consideration between A and B, since the contract under consideration between A and B required personal skills of A, therefore the contract immediately came to the end on the death of A. Accordingly, the legal representatives of A are not bound to perform the contract on A's behalf, and therefore B's contention in this case was wrong. ऐसे ऐसे करके आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो। बस मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं, प्रोविजन में आपको क्या लिखना है, फैक्ट्स में आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, राइट। एंड आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको आंसर्स कैसे लिखना है, करेक्ट है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। अब देखो यार, डायरेक्ट क्वेश्चंस का ना ऐसा कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, बट स्टिल एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस में फिट हो जाता है, एंड दैट फॉर्मेट इज, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में अगर आप सेक्शन नंबर लिख पा रहे हो देन बहुत अच्छी बात है। सेकेंड पैराग्राफ में आप मेन आंसर लिखते हो अपना जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर थर्ड पैराग्राफ में आप एग्जाम्पल लिखते हो, या फिर अगर कोई केस लॉ का नाम पता है आपको क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप वो लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। एंड फोर्थ पैराग्राफ में आप कंक्लूड कर दो। सपोज आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट्स डन बाय अ कंपनी, तो यहाँ पे आप फर्स्ट पैराग्राफ में आप सेक्शन नंबर लिख सकते हो, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंड पैराग्राफ में आप कॉन्सिक्वेंसेज लिख देना पॉइंट बाय पॉइंट। थर्ड पैराग्राफ में आप एग्जाम्पल फ्रेम कर देना कि कौन कौन से एक्ट जो अल्ट्रा वायरस होते हैं, या फिर कोई केस लॉ लिख देना, जैसे एशबरी रेलवे कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची वाला केस लॉ आप मेंशन कर सकते हो, सिर्फ नेम मेंशन करना है। फिर फोर्थ पैराग्राफ में आप कंक्लूड कर दो, सिंपल, खत्म हो गया आपका आंसर। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते वक्त एक और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज कि अपना आंसर आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, मतलब पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ्स में नहीं लिखना। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ेगा आपका, राइट। तो उसका काम आसान करो, पॉइंट में लिखो। पॉइंट लिखा 1, हेडिंग लिखी, उसका कंटेंट, पॉइंट 2 हेडिंग, उसका कंटेंट, सिंपल, करेक्ट है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है आपका फॉर्मेट लॉ में आंसर राइटिंग का फॉर केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब हम आ जाते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जो कि आपको ध्यान रखनी है व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। सबसे पहली चीज़ है सेक्शन नंबर लिखना है या नहीं लिखना है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है इस चीज़ में कि भाई सेक्शन नंबर लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। तो मेरा मानना है कि यार देखो, आपके पास अभी टाइम है, अभी आपके पेपर में टाइम है, आप सेक्शन नंबर याद कर सकते हो, तो प्लीज़ सेक्शन नंबर याद करो और उसको अपने पेपर में लिखो, राइट। अपने आप को बहाना मत दो कि आप सेक्शन नंबर याद ही नहीं कर सकते इसलिए आप लिखोगे भी नहीं, राइट। याद करो, लिखो। हाँ, अगर पेपर में ध्यान नहीं आ रहा है या फिर आपने याद नहीं किया है, कंफ्यूजन है कि ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो मत लिखना, ठीक है। गलत लिखने से अच्छा है ना लिखो, राइट, बट स्टिल याद करो एंड ट्राई करो कि लिखो, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट चीज़ है आपकी कि आपको आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखना है या लॉ की लैंग्वेज में ही लिखना है। तो बिल्कुल आपको लैंग्वेज अपनी यूज़ करनी है। लॉ की लैंग्वेज आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। अगर आप याद कर सकते हो, लॉ की लैंग्वेज लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ की फ्रेजेस हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि आपको अपने आंसर्स में यूज़ करने पड़ेंगे। बिकॉज लॉ का पेपर लिख रहे हो तो इतना तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको कुछ की टर्म्स याद होंगी उनकी, ठीक है। तो ये थी आपकी दूसरी चीज़। अब आती है तीसरी चीज़, वो है कि आपको अंडरलाइन करना है अपना आंसर। आप जब भी लिख रहे हो तो आपको उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करके चले। कहीं सेक्शन लिख रहे हो उसको बॉक्स में डाल दो, है ना। ऐसा क्यों करना है आपको? इससे ना एग्जामिनर का काम भी आसान होता है, आपका काम भी आसान होता है, मतलब दोनों फायदे में रहते हैं। कैसे भाई? एग्जामिनर के लिए तो सही है ना कि वो सिर्फ अंडरलाइन वाली चीज़ें पढ़ के आगे चला जाएगा, उसको
पूरा आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके लिए इसलिए अच्छा है कि अगर एग्जामिनर पूरा आंसर आपका पढ़ने बैठ गया ना तो 4-5 गलतियाँ और निकाल देगा, 2 नंबर और काट लेगा। इससे बढ़िया है कि भाई अंडरलाइन वाले पॉइंट पढ़ के आगे बढ़े और नंबर दे के चले, ठीक है। तो अंडरलाइन करना नहीं भूलना है आपको, अंडरलाइन करना है ध्यान से। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वेल राइटिंग योर आंसर्स। अब आपको सब कुछ पता है आंसर राइटिंग के बारे में, राइट। आपको एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है उसके सारे इंग्रेडिएंट्स पता है आपको। अब आपको बस एक चीज़ करनी है कि आपको बैठना है अच्छे से और जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, सारे क्वेश्चन कर डालो। जितने क्वेश्चंस आंखों के सामने से निकलेंगे, मतलब जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे उतना आपके लिए बेटर है, उतनी आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, उतने अच्छे नंबर आएंगे आपके पेपर, राइट। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। हाँ, लास्ट में आपको रेफरेंस दे देता हूँ टॉपर्स आंसर शीट का, ताकि आपको और बेटर क्लैरिटी मिल सके। तो मेरे सामने एक टॉपर आंसर शीट है, आई डोंट नो किसकी है, मेरे को तो गूगल से मिली है, बट यू कैन सी कि इस बंदे ने 85 स्कोर कर रखा है, ठीक है। आप ना बस इसका फॉर्मेट देखो आंसर लिखने का। जैसे फर्स्ट है केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, फर्स्ट पैराग्राफ प्रोविजन, सेक्शन लिखा हुआ है बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है, केस लॉ का नाम भी लिखा हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में एनालिसिस, थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन। सेकंड क्वेश्चन भी सेम फॉर्मेट में, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन। फिर उसके बाद आया डायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें आप देखो पहले इंट्रो लिखा हुआ है, उसके बाद सारा आंसर पॉइंट्स में, सारा आंसर पॉइंट्स में। उसके बाद एक और थ्योरी क्वेश्चन, इंट्रो लिखा, सेक्शन नंबर लिखा, बॉक्स में डाला, फिर सारा पॉइंट्स में भी देख रहे हो हेडिंग बनाई है, उसके बाद उसका कंटेंट लिखा है, और उसके बाद लास्ट में एग्जाम्पल भी दिया। सो आई जस्ट वांट टू शो यू कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं। अभी टॉपर्स आंसर शीट थी, इस बंदे ने 85 स्कोर कर रखा था, बट यू कैन सी द फॉर्मेट इज सेम जो अभी हमने डिस्कस करा था, राइट। यही फॉर्मेट आपको भी फॉलो करना है अपने आंसर्स में जब आप पेपर लिखने जाओगे। आपके भी डेफिनेटली 60, 70, 80 नंबर जरूर से आएंगे, बट एक ही कंडीशन है भाई, पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना है, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू राइट आंसर्स ऑफ सी फाउंडेशन लॉ, ठीक है। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड तब तक के लिए गुड बाय।